नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट में। जो हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, इस टॉपिक में दिए हुए सारे डिसीज कंडीशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वन बाय वन सारे डिसीज कंडीशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सिलेबस में कि हमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स इस टॉपिक में कवर करने हैं। इस टॉपिक में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कौन से हैं, कौन से हमें सिलेबस में दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें पहले देख लेते हैं सिलेबस में। तो जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, तो हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो कौन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, देन नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर डिसीज, थर्ड इज द अल्कोहलिक लिवर डिसीज एंड फोर्थ इज द इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज, जिसमें हम क्रोन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से टोटल 4 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हमें सिलेबस में दिए गए हैं। चारों डिसऑर्डर्स के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला डिसऑर्डर है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो इसके बारे में देखेंगे, इसको शॉर्ट में गर्ड भी बोलते हैं। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, द टर्म गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफर्स टू द स्टमक एंड इसोफेगस। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल ये जो टर्म्स है, इसका मीनिंग होता है स्टमक और इसोफेगस। हमारे स्टमक और इसोफेगस को एक वर्ड दिया गया है, इनको ज्वाइन करके एक वर्ड दिया गया है गैस्ट्रो इसोफेजियल। रिफ्लक्स मीन्स टू फ्लो बैक और रिटर्न। रिफ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? पीछे जाना, फ्लो बैक, पीछे फ्लो होना या फिर रिटर्न चले जाना, ये मीनिंग होता है रिफ्लक्स का। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडीशन हमारे स्टमक और इसोफेगस से रिलेटेड है और यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज है जो कि बैक साइड फ्लो हो रही है, इसलिए इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कहा गया है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स इज व्हेन द कंटेंट ऑफ स्टमक बैकअप्स इनटू इसोफेगस। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हम किसको कहेंगे? जब हमारा स्टमक का जो कंटेंट है, हमारे स्टमक में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो बैकअप हो जाएंगे, मतलब पीछे फ्लो होने लगेंगी। रिफ्लक्स होगा उनका, पीछे फ्लो होगा किसमें? इसोफेगस में। हमारे स्टमक से कोई चीज हमारे इसोफेगस में पीछे आ रही है तो उस कंडीशन को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कहा जाता है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के डेफिनेशन देखते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज ऑकर व्हेन स्टमक एसिड लीक फ्रॉम द स्टमक एंड मूव्स अप इनटू द इसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लक्स। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कब ऑकर होता है? जब हमारा स्टमक का जो एसिड होता है वो हमारे स्टमक से लीक होके हमारे इसोफेगस में चला जाता है, हमारे फूड पाइप में चला जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसको रिफ्लक्स भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। जैसे हमारा हेल्दी स्टमक, हमारे सबसे पहले इमेज में हमारा हेल्दी स्टमक दिखाया गया है, जहाँ पर आपकी इसोफेगस यहाँ पर आपको दिख रही है और ये जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो पार्ट है, जो कि जॉइंट है, वो है स्पिंक्टर, जो कि क्लोज हुआ है। और नीचे है स्टमक, जिसमें स्टमक एसिड प्रेजेंट है येलो कलर का। ये हो गया हमारा हेल्दी स्टमक। पर जब हमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होता है तो उस कंडीशन में किस तरीके से होता है, देखिए ये सेकंड इमेज देखिए, जिसमें क्या हो रहा है, आपका इसोफेगस दिखाया जा रहा है, आपका स्टमक दिखाया जा रहा है, पर जो आपका स्पिंक्टर है जो कि क्लोज था वो ओपन हो चुका है। वहां से जो एसिड है वो पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसोफेगस में जा रहा है। तो जब ये कंडीशन ऑकर होती है, इसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं। तो इस तरीके से ये गर्ड हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी। जो गर्ड है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है, इसकी इटियोलॉजी देखेंगे, इसके कॉजेस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। व्हेन वी ईट, फूड पासेस फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक थ्रू द इसोफेगस। तो जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पे जो हमारा फूड होता है वो हमारे थ्रोट के थ्रू हमारे इसोफेगस में जाता है, उसके बाद इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। अ रिंग ऑफ मसल फाइबर इन द लोअर इसोफेगस प्रिवेंट swallowed फूड फ्रॉम मूविंग बैक अप
तो हमारे ईसोफेगस का जो एंडिंग पॉइंट, स्टमक के पास का जो पॉइंट होता है, वहां पर एक रिंग प्रेजेंट रहती है मसल फाइबर की, जो कि खाने को पीछे आने से रोकती है। हमारा खाना खाते हैं, वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, फिर वो हमारे स्टमक से पीछे ना आए, इसलिए जो ईसोफेगस का सबसे लोअर पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वहां पर एक रिंग प्रेजेंट रहती है, जिसको हमने इमेज में स्पिंक्टर बोला। तो ये जो स्पिंक्टर रहता है, ये क्लोज रहता है, ताकि जो फूड हमारे स्टमक में आया है वो पीछे ना जा सके। दिस मसल फाइबर आर कॉल्ड द लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर, LES। तो ये जो मसल फाइबर होते हैं, ये जो रिंग होती है मसल फाइबर की, इसको लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर कहा जाता है। व्हेन दिस रिंग ऑफ मसल डजंट क्लोज ऑल द वे, स्टमक कंटेंट कैन लीक बैक इनटू द इसोफेगस। ये जब ये मसल फाइबर की रिंग होती है, ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होती, उस टाइम पे हमारा जो स्टमक कंटेंट रहता है वो हमारे ईसोफेगस में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लक्स और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। इसी को रिफ्लक्स या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स कहा जाता है। हार्श स्टमक एसिड कैन ऑल्सो डैमेज द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस। जो हमारा स्टमक एसिड होता है वो हमारे ईसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज करता है। अब ये जो एसिड है, ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को डैमेज क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे स्टमक में एक लाइनिंग प्रेजेंट रहती है, जिसको म्यूकोसल लाइनिंग कहा जाता है, जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है एसिड से, उस एसिड से प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से उस एसिड से हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम ऑकर नहीं होती, हमारा जो स्टमक है वो डैमेज नहीं होता। पर हमारे ईसोफेगस में ऐसी कोई लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती, तो उस कंडीशन में अगर ये एसिड हमारे ईसोफेगस में एंटर होता है, तो उस कंडीशन में हमारे ईसोफेगस की जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है, वो डैमेज होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज ऑकर हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, सेकंड ईटिंग लार्ज मील्स और ईटिंग लेट एट नाइट, बड़े बड़े बाइट्स लेना या फिर रात को लेट खाना खाना, इसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हो सकता है। ईटिंग सर्टन फूड ट्रिगर सच एज फैटी और फ्राइड फूड हो गए, फैटी फूड हो गए, उनकी वजह से भी ये डिसीज ऑकर हो सकता है। देन नेक्स्ट है ड्रिंकिंग सर्टन ब्रेवरेजेस सच एज अल्कोहल और कॉफी और अल्कोहल की वजह से भी ये हो सकता है। फिर टेकिंग सर्टन मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन की वजह से भी ये हो सकता है। देन अदर रिस्क फैक्टर्स फॉर रिफ्लक्स, यहाँ पर कुछ और रिस्क फैक्टर्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला है यूज ऑफ अल्कोहल का यूज करना। सेकेंड, हाइएटल हर्निया मतलब क्या होता है? अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ स्टमक मूव्स अबव द डायफ्रागम which is the muscle that separate the chest and abdominal cavities। हमारे स्टमक का जो पार्ट है वो डायफ्रागम से ऊपर आ जाता है, ऊपर मूव हो जाता है। डायफ्रागम क्या है? ये हमारे चेस्ट को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाला एक मसल होता है। तो हमारा स्टमक जो है वो डायफ्रागम से मूव हो जाता है, ऊपर आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइएटल हर्निया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी गर्ड ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। थर्ड इज द ओबेसिटी, ज्यादा मोटापा, इसकी वजह से भी गर्ड हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। स्क्लेरोडर्मा मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, इसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। और सेवेंथ है रिक्लाइनिंग विद इन 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग। तो आप खाना खा रहे उसके 3 आवर्स में या फिर उस टाइम में आप बेंड हो रहे, झुक रहे हो ज्यादा देर तक, तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशन ऑकर होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये इटियोलॉजी हो गई। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पर हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। गर्ड ये कंडीशन किस तरीके से ऑकर होती है वो देखेंगे। इफ द लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर डजंट क्लोज प्रॉपरली, जो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? डिक्रीज LES प्रेशर। जो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर होता है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कहाँ पर प्रेशर लगाता है वो? जब वो प्रेशर लगाता है तो उस टाइम पे क्या होता है? जो हमारा स्टमक एसिड है वो नीचे ही रहता है, स्टमक में ही रहता है, वो ऊपर नहीं आता। तो ये जो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर है ये प्रॉपरली क्लोज ना होने की वजह से इसका जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है? इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। मतलब जो हमारा
स्टमक है उस पे जो एसिड है उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर सेक्रेशन ऑफ एसिड, एसिड का बहुत ज्यादा सेक्रेशन होने लगता है। प्रोलॉन्ग इसोफेजियल म्यूकोसल एसिड कांटेक्ट, हाइपर सेक्रेशन होने की वजह से क्या होता है, हाइपर सेक्रेशन मतलब यहाँ पर रिफ्लक्स बोला गया है। तो जो हमारा एसिड है, जो प्रेशर है, हमारा इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर है, वो बढ़ने की वजह से जो हमारा एसिड है वो हमारे ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस में आने की वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्ग ईसोफेजियल म्यूकोसल एसिड कांटेक्ट। तो जो हमारा एसिड है वो हमारे ईसोफेगस के लाइनिंग से बहुत ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस मतलब हमारे ईसोफेगस में स्वेलिंग आने लगती है। वो एसिड जो है वो हमारे ईसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है। जब स्वेलिंग आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज एसिड क्लियरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड पेरिस्टालसिस। तो ईसोफेगाइटिस की वजह से वहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होता, जिसकी वजह से गर्ड या कंडीशन ऑकर होती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज ऑकर होती है। तो इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई गर्ड की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब सिम्टम्स देखेंगे। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ गर्ड इंक्लूड, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है हार्ट बर्न, दैट इज द एसिड इंडाइजेशन, ये एक सिम्टम हो गया, सबसे मेन सिम्टम। देन नेक्स्ट है बर्निंग चेस्ट पेन दैट स्टार्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन एंड मूव्स अपवर्ड टू नेक एंड थ्रोट। तो बर्निंग चेस्ट पेन होता है जो कि हमारे ब्रेस्ट बोन के पीछे स्टार्ट होता है और अपवर्ड मूव होके हमारे नेक और थ्रोट में भी ये बर्निंग सेंसेशन फिर हमें फील होता है। थर्ड इज द फीलिंग लाइक फूड इज कमिंग बैक इनटू द माउथ लीविंग एन एसिड और बिटर टेस्ट। तो ऐसा फील होता है जैसे कि हमारा जो फूड है वो हमारे माउथ में आ जाएगा, हम वोमिटिंग कर देंगे, इस तरीके की फीलिंग आती है। फोर्थ इज द पेन इन स्टमक, हमारे पेट में दर्द होता है, नोजिया होता है, बैड ब्रीथ आती है, ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। एट इज द हार्ड टाइम स्वॉलोविंग, स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस के बारे में, जो गर्ड है उसको किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, सबसे पहली डायग्नोस्टिक टेस्ट है एंडोस्कोपी। अ स्मॉल लाइटेड ट्यूब इज पुट विथ अ टाइनी वीडियो कैमरा ऑन द एंड, दैट इज द एंडोस्कोप, into the esophagus to look for the inflammation or irritation of the tissue। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एंडोस्कोपी में एक ट्यूब ली जाती है जिसके एंड में एक वीडियो कैमरा अटैच किया जाता है। उसके बाद जो ट्यूब है वो ईसोफेगस में इंसर्ट की जाती है, ये चेक करने के लिए कि ईसोफेगस में कहीं इन्फ्लामेशन या फिर इरिटेशन तो नहीं हो रही है। If the results are abnormal, then a small tissue sample can be removed for the testing। अगर abnormal दिख रहा है मतलब हमने ट्यूब जो है वो इंसर्ट की वीडियो कैमरा के साथ, वहां पर हमें इन्फ्लामेशन दिखी, कोई इरिटेशन होते हुए दिखी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहां से एक स्मॉल टिश्यू लेंगे। अगर जो रिजल्ट है वो एबनॉर्मल है मतलब इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में स्मॉल टिश्यू लेके उसको टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है एंडोस्कोपी की। देन नेक्स्ट है अपर जीआई सीरीज। अपर जीआई सीरीज में क्या किया जाता है, इट इज अ स्पेशल एक्सरे दैट शोज योर ईसोफेगस, स्टमक एंड द अपर पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द ड्यूडोनम। तो अपर जीआई सीरीज में एक्सरे निकाला जाता है ईसोफेगस का, स्टमक का और ड्यूडोनम का। इट गिव्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल रिफ्लक्स, ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है रिफ्लक्स से रिलेटेड, बट इट कैन बी हेल्पफुल टू रूल आउट द अदर कंडीशन सच एज पेप्टिक अल्सर। पर जैसे पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन हो गई उसको डायग्नोस करने के लिए ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट है इसोफेजियल मैनोमेट्री। अब इसोफेजियल मैनोमेट्री ये किस तरीके के डायग्नोस्टिक टेस्ट है, दिस टेस्ट चेक्स फॉर लो प्रेशर इन द इसोफेगस। तो हमारे इसोफेगस में जब प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, हमने देखा है इसोफेजियल प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, जो हमारा स्पिंक्टर का प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, तो उसको ये चेक करती है। ये जो टेस्ट है इसमें हम उस प्रेशर को ही चेक करते हैं।
इट कैन ऑल्सो शो डिफेक्ट इन हाउ योर ईसोफेजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इस टेस्ट के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे ईसोफेजियल मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या और उनमें क्या डिफेक्ट है। तो इस तरीके से ये हो गई ईसोफेजियल मैनोमेट्री। देन नेक्स्ट है पीएच टेस्टिंग। पीएच टेस्टिंग की जाती है इफ इट्स हार्ड टू मेक अ डिफाइनेट डायग्नोसिस योर डॉक्टर में मेजर द एसिड लेवल इनसाइड द ईसोफेगस थ्रू दिस टेस्ट। अगर डायग्नोसिस नहीं पॉसिबल हो रहा है दूसरे टेस्ट के थ्रू तो जो डॉक्टर है वो एसिड लेवल मेजर करता है ईसोफेगस का। ईसोफेगस में जो एसिड लेवल है उसको मेजर करता है। तो इस तरीके से ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं गर्ट के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। GERD इज यूजुअली फर्स्ट ट्रीटेड बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सच एज। तो ये सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है, जैसे कीपिंग द हेड ऑफ द बेड इलिवेटेड। तो जब हम बेड पे सो रहे तो उस टाइम पे हमारा हेड थोड़ा इलिवेट रहना चाहिए। सेकेंड, स्टे एट अ हेल्दी वेट। वेट आपका कंट्रोल रहना चाहिए। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ना है। डी, अवॉइड फूड एंड ब्रेवरेजेस ट्रिगर्स। तो आपको फूड जैसे कि ऑयली फूड हो गया, इस तरीके के कुछ फूड है जो कि अवॉइड करने हैं। ब्रेवरेजेस अवॉइड करने हैं। ईट स्मॉलर सर्विंग्स, आपको छोटे छोटे बाइट्स लेने हैं। च्यू योर फूड थ्रोली एंड ईट स्लोली, आपको आपका जो खाना है वो प्रॉपरली च्यू करना है, प्रॉपरली उसको खाना है, स्लोली खाना है। देन नेक्स्ट है वियर लूज क्लॉथ्स, आपके जो क्लॉथ्स है वो आपको थोड़े लूज पहने हैं, लूज क्लॉथ्स पहनने हैं। देन नेक्स्ट क्या है एक्यूपंक्चर, इट में ऑल्सो स्टॉप रिफ्लक्स। एक्यूपंक्चर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है GERD को ट्रीट करने के लिए। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कौन कौन सी मेडिकेशंस हम इसमें ले सकते हैं। द एम ऑफ GERD ट्रीटमेंट टू कट डाउन द अमाउंट ऑफ रिफ्लक्स और डिक्रीज द डैमेज टू द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस फ्रॉम एसिड। तो जो एम होता है GERD के ट्रीटमेंट का वो क्या होता है, जो रिफ्लक्स है उसकी अमाउंट जो है वो कम कर देना या फिर जो ईसोफेगस की लाइनिंग है उसका डैमेज कम करना एसिड से। तो ये दो ही एम होते हैं। तो कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं GERD को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले है एंटासिड्स। दिस ड्रग न्यूट्रलाइज द एसिड इन द ईसोफेगस एंड स्टमक एंड स्टॉप हार्टबर्न। तो एंटासिड्स क्या करते हैं, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। स्टमक और ईसोफेगस में जो एसिड प्रेजेंट रहता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से हार्टबर्न रुक जाता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड that is the milk of magnesia, gaviscon, जेल्यूसिल, पेप्टोबिस्मॉल। तो इस तरीके के ड्रग्स जो है वो यूज किए जाते हैं, ये एंटासिड यूज किए जाते हैं GERD इस कंडीशन में। देन नेक्स्ट है H2 ब्लॉकर्स। तो ये किस तरीके के मेडिसिन है, दिस मेडिसिन बाइंड टू H2 रिसेप्टर ऑन द स्टमक एंड ब्लॉक द एसिड सेक्रेशन इन द स्टमक। तो H2 रिसेप्टर जो होते हैं वो एसिड सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे स्टमक में एसिड सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये H2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके जो एसिड का सेक्रेशन है वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट नहीं होता। एग्जाम्पल्स है सिमेटिडिन, फैमोटिडिन, रैनिटिडिन, निजाटिडिन। तो इस तरीके के ड्रग्स होते हैं H2 ब्लॉकर्स। देन नेक्स्ट है थर्ड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPIs। दिस ड्रग ब्लॉक अ प्रोटीन नीडेड टू मेक अ स्टमक एसिड। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं वो एक प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं जो कि स्टमक एसिड बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस प्रोटीन को ब्लॉक करने की वजह से वो स्टमक एसिड बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से जो एसिड की लेवल है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल से ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, सोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रैबीप्राजोल। तो इस तरीके के ये ड्रग्स होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। देन नेक्स्ट है प्रोकाइनेटिक्स। तो प्रोकाइनेटिक्स क्या है, इन रेयर केसेस दिस ड्रग हेल्प योर स्टमक एम्प्टी फास्टर सो यू डोंट हैव एज मच एसिड लेफ्ट बिहाइंड। तो प्रोकाइनेटिक्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, तो ये रेयर केसेस में यूज किए जाते हैं। इसके थ्रू जो स्टमक है वो एम्प्टी किया जाता है ताकि जो एसिड है वो हमारे स्टमक में ना रहे। दे में ऑल्सो हेल्प विथ सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये ब्लोटिंग, नोजिया, वोमिटिंग इस तरीके की कंडीशन में, इस तरीके की सिम्टम्स में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डोम्पेरिडोन एंड
मेटोक्लोप्रामाइड। तो इस तरीके की ये प्रोकाइनेटिक्स जो है ये यूज़ किए जाते हैं, हमारे स्टमक को ये एम्प्टी कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स हो गए जो कि GERD के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये डिसीज़ कंडीशन देख ली, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो आपका डिसऑर्डर है पेप्टिक अल्सर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।